हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है होने वाला है। और इसमें आपको पता है कि जो जीएस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, जनरल साइंस का जो बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है दोस्तों उस एग्ज़ाम में। तो आपको अगर जनरल साइंस के दोस्तों हम यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा दोस्तों। और यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो दो परीक्षा हैं, एक है आपका एनटीपीसी और ये आपका आरआरसी ग्रुप डी का। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको पता है जीएस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे और आपको यहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। इससे पहले आप बता दोस्तों कि मैं इस चैनल पे आपको पता है अगर मैथ का आपको पूरे बेसिक से पढ़ना है मैथ दोस्तों, तो इस मैथ का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से वहाँ पर समझा गया है मैथ। ठीक है, और इसके अलावा जो अन्य जो बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, जैसे इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका जो टॉपिक है यूपी लेखपाल का जो वैकेंसी निकला दोस्तों, इसमें आप जो ग्रामीण परिवेश का टॉपिक है तो उसका भी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है। तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए मतलब आज का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं दोस्तों और समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों में एपिडर्मिस पर नामक मोटी परत मौजूद होती है। ऑप्शन में है क्यूटीन, लेनिन, सेल्यूलोज और वसा। देखिए दोस्तों, क्या है ना, जो रेगिस्तान आपको पता है रेगिस्तान में होता क्या है कि रेगिस्तान में वर्षा तो बहुत कम होती है, यानी वहाँ जो भी पौधे होते हैं दोस्तों उनको पानी की कम आवश्यकता होगी तभी वहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो जो इस पे लगा इनके जो पौधे हैं, ठीक है, एपिडर्मिस पर जो लगा होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो आपका होता है क्यूटीन। क्या होता है दोस्तों, क्यूटीन होता है। ठीक है, क्यूटीन यानी रेगिस्तान पौधों में एपिडर्मिस पर क्यूटीन नामक मोटी परत होती है जो उस पर लगी होती है। ठीक है, अब इस परत का काम क्या होता है, तो आपको पता है कि रेगिस्तान में अगर कोई चीज़ है दोस्तों तो उसको जरूरी सबसे क्या है कि पानी की कम खपत रखना है ना, पानी की अगर से कहें कि पानी को कम नुकसान करना। तो क्यूटीन क्या करता है, क्योंकि आपको पता है पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों, ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन के कारण क्या होता है, पानी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्योंकि पत्तियों में क्या होते हैं, एक रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से पानी क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो ये जो मोटी परत है क्यूटीन की, ये क्या करता है, उन्हीं को जो वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है इसको कम करता है, यानी उसको कम करने का प्रयास करता है, जिससे पानी जो होती हैं उनकी जो उत्सर्जन है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका काम क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा, क्यूटीन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लिग्निन की। देखिए ये क्या है, ये एक जटिल बहुलक होता है और इसका काम क्या है दोस्तों, तो इसका काम ये है, जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे में भी पाए जाते हैं, ठीक है, पौधे में भी पाए जाते हैं, पौधे की जो स्थिरता होती है, ठीक है, स्थिरता और जो इसकी कठोर आकार होते हैं, है ना, स्थिरता और आकार को क्या करता है, आकार के लिए कौन जिम्मेदार होता है, लिग्निन जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसके आकार के लिए क्या होता है, लिग्निन ये क्या है, जटिल बहुलक होता है। और आपको पता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पौधों के स्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो लिग्निन, इसके आकार के लिए कौन जिम्मेदार, तो लिग्निन। ठीक है, तो ये आपको इसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, बात करते हैं अब सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज की जो है ये क्या है, तो सेल्यूलोज जो है ना ये क्या है, एक सेक्राइड होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉलीसेक्राइड यौगिक होता है। और एक इसका काम क्या करता है, ये क्या काम करता है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को क्या करता है भाई, इन कोशिकाओं की कठोरता को बनाए रखता है। यानी कोशिकाओं में जो कठोरता होती है किसके कारण होती है, तो इसके कारण जो कठोरता होती है दोस्तों ये सेल्यूलोज के कारण होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि कोशिकाओं में कठोरता किसके कारण होती है, तो सेल्यूलोज के कारण होती है। ठीक है, ओके, तो आपको पता है दोस्तों वसा की बात करें तो वसा क्या है दोस्तों,
आपको पता है कि हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलता है किससे मिलता है, वसा से ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होने चाहिए और यहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें, कहा जा रहा है कि फूलों के जो नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है। देखिए आपको पता है कि जो फूलों की जो नर प्रजनन भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, जो नर भाग होता है उसको पुंकेसर और जो मादा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, क्या देखिएगा, फूलों के जो नर भाग को क्या बोलेंगे, पुंकेसर, और मादा भाग को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि अपवर्तक सूचकांक 1.5 के माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपको पता है दोस्तों कि जो अपवर्तनांक होता है, इसको अपवर्तन या इसको अपवर्तनांक कह सकते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, और ऐसी बात करें 1.5 जो अपवर्तनांक होता है किसका होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो 1.5 अपवर्तनांक होता है एक कांच का होता है। किसका होता है, कांच का। तो अगर सीधी सी बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये जो 3 × 10⁸ होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और 1.33 जो अपवर्तनांक होता है ये जल का अपवर्तनांक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.5 होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों कि आपसे पूछा है अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक जो होता है वो होता है, अगर आपको पता है किसी एक माध्यम की वैसे तो अपवर्तनांक क्या होता है, अगर इसको आप देखें तो पहले माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे जैसे इसको लिखते हैं 1n2, इसका मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका होता है, वैसे होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, एक फार्मूला होता है, लेकिन ये यहाँ पर लगेगा नहीं। देखिए यहाँ पर जो लगने वाला फार्मूला है वो क्या है, ए है, अपवर्तनांक है, इसको यन से लिखें तो ये होता है c/v। यानी c का मतलब क्या है, c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, और v का मतलब क्या है भाई, तो v का मतलब है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक आपका दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें यहाँ से, तो अगर आपको v का वैल्यू निकालना है तो v और क्या निकल जाएगा, c/n हो जाएगा। अब c का मान आपको पता है सब क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है, और v का मान आपको पता है कितना होता है, दिया है, n का मान कितना, 1.5 दिया है। तो जब आप 1.5 से काटेंगे 3 को तो कितने बार में, तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ऐसे कहें जो कांच में प्रकाश की चाल, यानी ऐसे कहें कि जिसका 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 2 × 10⁸ होता है। और यहाँ से दोस्तों ये फार्मूला दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी अपवर्तनांक अगर किसी माध्यम का दिया है तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन से हल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि जो क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और दोस्तों, जो आँख आपका होता है ना, आँख का जो लेंस होता है, ठीक है, आपसे पूछा है कि आँख का जो सबसे चमकीला भाग क्या होता है, तो लेंस ही होता है। ठीक है, और लेंस जो होता है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.44। तो आँख के जो लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए कहा जा रहा है, सुनने के लिए बाधा की न्यूनतम दूरी, मतलब न्यूनतम दूरी ध्वनि का स्रोत, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए बाधा की न्यूनतम दूरी ध्वनि का स्रोत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूनतम दूरी पे कहाँ से, जैसे ध्वनि है, ठीक है, प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे जब आप आवाज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद अगर वही आवाज़ क्या होता है आपको फिर से रिपीट सुनाई देता है, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए एक चीज़ और, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवाज़ कर रहा है,
और यहाँ पर कोई जहाँ से आवाज़ टकराकर आ रहा है तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए, ये आपसे कहा गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों, आपको पता है कि आपकी जो आँख मतलब कान के पास जो ध्वनि होती है वो कितना टाइम तक रुक सकती है। तो आपके कान के पास जो ध्वनि रुकती है दोस्तों वो लगभग कितना टाइम रुकती है, तो लगभग ये आपका 0.1 सेकेंड तक आपके पास ध्वनि रुकती है। ठीक है, 0.1 सेकेंड तक ये हमारे कान के पास रुकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता, जो ध्वनि होती है, देखिए ध्वनि में एक होता है श्रव्य ध्वनि, क्या होता है, श्रव्य ध्वनि। ठीक है, और एक होता है अश्रव्य ध्वनि, क्या होता है, अश्रव्य ध्वनि, और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि। तो जो श्रव्य ध्वनि होती है इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। और जो श्रव्य ध्वनि होती है इसका होता है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज, और यही ध्वनि हमको क्या करती है, सुनाई देती है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि क्या होती है, हमको सुनाई दे पाती है। पराश्रव्य ध्वनि जो होती है, देखिए ये जो ध्वनि होती है अश्रव्य ध्वनि, जो चमगादड़ है कौन सी ध्वनि निकालती है, अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो जो क्या होते हैं कि भूकंप आते हैं तो उसमें से कौन सी तरंगें निकलती हैं, अश्रव्य तरंगें निकलती हैं, तो ये हम सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि जो वायुयान के ध्वनि होते हैं, जैसे जेट लड़ाकू विमान चलते हैं दोस्तों, तो वो जो ध्वनि करते हैं उसे बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, और ये होता है 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं, और ये ध्वनि हमको अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे पाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते क्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है, आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, पृथ्वी के वायुमंडल में औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है दोस्तों वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, होता है क्या दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसें कैसे काम करती हैं, देखिए होता क्या है, देखिए ध्यान से। होता यह है कि जो मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, मान लीजिए क्या है, सूर्य है। अब इस सूर्य से, और ये आपका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी। अब ये इसका वायुमंडल है। तो होता है क्या दोस्तों, जो सूर्य से विकिरण आती हैं, ठीक है, विकिरण दिन में तो क्या आएंगी, विकिरण आएंगी, और रात में जब रात होता है दोस्तों, तो देखिए जब कोई उच्च ताप से विकिरण निकलती हैं दोस्तों तो उनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, और जब कम ताप पे जो विकिरण निकलते हैं उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। अब होता क्या है, क्योंकि इनके जो तरंगदैर्घ्य हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, तो ये आसानी से वायुमंडल को क्या करती हैं, पार कर पाती हैं। लेकिन जैसे ही शाम होता है दोस्तों, उस होता क्या है कि ये जो प्रकाश किरणें जो क्या है, क्योंकि ये ठंडा होता है दोस्तों, उतना ताप होता नहीं है, तो यहाँ से जो क्या होते हैं, विकिरण उत्सर्जित होते हैं, ये वापस वायुमंडल की ओर जाते हैं। लेकिन वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं यह इनको क्या कर लेती हैं, रोक लेती हैं, जिससे पुनः ये पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इस तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जिससे भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की क्या होती है, खतरा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसका समझे होंगे, ग्रीन हाउस जो गैस हैं कैसे काम करती हैं दोस्तों, कैसे इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो जितने भी विकिरण है सब वायुमंडल में क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं। इससे क्या होता है, रात बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और हमारे लिए अनुकूल नहीं होता, इसलिए ग्रीन हाउस गैसों की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक ग्रीन हाउस गैसें होने से क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे भविष्य में ग्लेशियर क्या हो सकते हैं, पिघल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो समुद्र के किनारे नगर हैं दोस्तों उनमें काफ़ी संकट उत्पन्न हो सकती है, यानी सुनामी, बाढ़ आने की क्या होगा, खतरा हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें की बात करें तो इसमें देखिए, जैसे आपका वैसे जो जल वाष्प है दोस्तों ये भी क्या कर सकता है, ग्रीन हाउस का काम करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन दोस्तों ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, हास्य गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हास्य गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये जो गैसें हैं दोस्तों, जो आमतौर पे क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि ये सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखें, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम नहीं है, मतलब किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। कौन, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, आपके जो मस्तिष्क है दोस्तों उसमें वो किससे बने होते हैं, न्यूरॉन्स से बने होते हैं। किससे, न्यूरॉन्स से बने होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है दोस्तों ये है मस्तिष्क की जो है सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स, ठीक है। और इसमें भी कोशिका विभाजन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो मस्तिष्क में अगर दोस्तों बात करें तो वहाँ पर कोशिका विभाजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझ में आए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए प्रोपेन में इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह नहीं, प्रोपेनोन में इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह नहीं है। देखिए क्रियात्मक समूह बात करें दोस्तों तो जो देखिए जो हाइड्रोकार्बन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है मूल एल्कील, इसको बोलते हैं क्या, एल्कील। और एक होता है दोस्तों क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह वह होता है जिसपे उसका गुण डिपेंड करता है, ठीक है। तो कीटोन जो है दोस्तों आपको पता है इसका जो सूत्र है CO, ठीक है, कीटोन। ये कीटोन्स जो प्रोपेनोन है दोस्तों यह इसका जो क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन है। कार्बोक्सिलिक समूह का दोस्तों क्या है, देखिए कार्बोक्सिलिक समूह का जो सूत्र है दोस्तों COOH है, इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलेंगे, ओइक अम्ल। जब जो इसको जोड़ते हैं एल्कोहल समूह का दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा एल्कोहल का OH, ठीक है, OH। इसका जो क्रियात्मक समूह है दोस्तों वो क्या है, OH है, मतलब सूत्र जो है OH है। एल्डिहाइड की बात करें तो CHO, ये आपका एल्डिहाइड समूह का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर का जाएगा कीटोन हो जाएगा, यानी कीटोन। देखिए कीटोन जो प्रोपेनोन है, ठीक है, वो प्रोप के साथ नॉन जोड़ा गया है, यानी प्रोपेन के साथ क्या जोड़ा गया है, नॉन जोड़ा गया है, तो इसलिए बना गया प्रोपेनोन होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन है। और इसकी सूत्र की बात करें दोस्तों तो सूत्र आपका लिख सकते हैं, इसका जो सूत्र लिख सकते हैं आप CH3H5 और COO, ये क्या इसका प्रोपेनोन का क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझे होंगे। और इसमें आपको ये आपको देखिए IPSC नेम से है दोस्तों, तो IPSC नेम भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप उसको अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक की निरंतर धारा, अच्छा 1 एम्पियर की निरंतर धारा 12 ओम के प्रतिरोध में बनाए रखी जाती है। 1 मिनट में इस प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाले आवेश की आपकी क्या करनी है, मात्रा बतानी है, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें क्या करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपका आई कितना दिया भाई, जो आई दिया है वो दिया है 1 एम्पियर। कितना दिया है, 1 एम्पियर, ठीक। उसके बाद आपका जो आर कितना दिया है, 12 ओम। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो यहाँ पर इससे मतलब है नहीं, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि देखिए आई बराबर कितना दे दिया है, आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक, आई बराबर 1 एम्पियर। टाइम जो है, टाइम वो कितना दिया है, 1 मिनट दिया है, 1 मिनट। और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 60 सेकेंड, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, Q बराबर होता है I इंटू टी। क्यू होता है Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर। अब आपको पता है Q का मान कितना दे रखा है, तो Q का मान दे रखा है, Q का मान निकालना है, I का मान दे रखा है 1 और T का मान क्या निकल गया, 60। अब यहाँ से देखिए तो Q का मान क्या निकल जाएगा, 60 एकम 60, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम, यानी 60 कुलाम क्या होगा, आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आप इसको समझ पाए होंगे। देखिए जो विद्युत धारा होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जो आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये भी कि जो जिस विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर। और विभव मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान के करीब है, लगभग किसके करीब है। देखिए जो पृथ्वी का द्रव्यमान है दोस्तों ये लगभग 6 × 10⁻24 के क्या होता है, 24 किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 6 × 10⁻24 kg के बराबर क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। जो देखिए पृथ्वी का जो कक्षा है दोस्तों, ठीक है, वो 3600 किमी ऊपर है। यानी 3600 किमी क्या है, पृथ्वी की कक्षा है, ठीक है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है। चंद्रमा से क्या होता है, 6 गुना ज़्यादा है। और पृथ्वी पे हवा जो बना है, वायुमंडल है, ये इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है इसका। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष में, यानी बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष में हुई। तो देखिए इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों। और बोस्टन टी पार्टी घटना जो है 1773 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको पता और यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कब हुआ था, 7 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 7 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसने कराया था, जनरल डायर ने कराया था, 1919 को हुआ था। और किसने कराया था, जनरल डायर ने कराया था, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एक घटना दोस्तों चौरी चौरा, ठीक है। तो 22 फरवरी आपको पता है। और 1922 को यह गोरखपुर में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, यहाँ पर एक घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है मेंडलीफ ने जब अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे। तो देखिए जो मेंडलीफ ने अपना काम किया था, देखिए अगर बात करें दोस्तों, जो मेंडलीफ का काम क्या था, यह तत्वों को वर्गीकरण का काम करता था, ठीक है। वर्गीकरण का काम करना था क्या, मेंडलीफ को। तो देखिए जो वर्गीकरण के जो जनक हैं दोस्तों, ठीक है, प्राउड को कहते हैं, किस कहते हैं, प्राउड को कहते हैं, इन्हें कहा जाता है वर्गीकरण का जनक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों न्यूलैंड ने कौन सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा न्यूलैंड ने दिया था। उसके बाद डावेराइनर जो है दोस्तों, इन्होंने कौन सिद्धांत दिया था, इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत किसका था, डावेराइनर का था। इसके बाद दोस्तों जो मेंडलीफ थे उन्होंने एक अपना साड़ी बनाया और उस साड़ी को बोलते हैं मेंडलीफ का आवर्त साड़ी बोलते हैं। और जब इन्होंने अपना साड़ी बनाया तो उसमें सिर्फ कितने तत्व थे, 63 तत्व ज्ञात थे। और वर्तमान में लगभग 118 तत्व आपके ज्ञात हो गए हैं, ठीक है। तो उस समय सिर्फ 63 तत्व थे। और इन्होंने अपना नियम क्या बनाया दोस्तों, किस सिद्धांत पर रखा। तो इन्होंने कहा था कि जो तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मतलब एक निश्चित परमाणु भार के बाद निश्चित तत्व के बाद फिर वही तत्व वापस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उसी गुण वाले तत्व, ठीक है। तो इन्होंने कहा बाद में इनकी आवर्त सारणी में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन उसको बोलते हैं दोस्तों मेंडलीफ के आवर्त संशोधित आवर्त सारणी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो मेंडलीफ का जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी उसको संशोधित जो आवर्त सारणी है, ठीक है, इसमें 7 आवर्त हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना आवर्त है, तो 7 आवर्त हैं। अब एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त में कितने, 7 आवर्त। पहले आवर्त में कितने तत्व, 2 तत्व। दूसरे आवर्त में कितने तत्व, तो 8 तत्व। तीसरे में कितने, 8। चौथे में कितने, तो याद रखिएगा चौथे में आपका 16। और एक सेकेंड, ठीक, और 16। पाँचवें भी कितने, 16।
ठीक है। और छठवें और सातवें इन दोनों में कितने कितने तत्व, 32 तत्व होते हैं। ठीक है, 32 तत्व। इसको बोलते हैं दोस्तों लघु आवर्त, इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त, इसको बोलते हैं लघु आवर्त, इसको भी लघु आवर्त, और इन दोनों को दीर्घ आवर्त, और इन दोनों को अति दीर्घ आवर्त। इसमें 7 वर्ग होते हैं दोस्तों, और 7 आवर्त होते हैं, और 9 क्या है इसके वर्ग हैं। ठीक है, और टोटल 18 वर्ग हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के एक एक उपवर्ग भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका 18वां वर्ग है, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसमें कौन से तत्व होते हैं, इसमें सिर्फ अक्रिय गैसें होते हैं। कौन होते हैं, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। ठीक है, याद रखिएगा इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और जो 17वां वर्ग है दोस्तों, इसको बोलते हैं हैलोजन वर्ग। कौन बोलते हैं, हैलोजन वर्ग किसको कहते हैं, 17वें वर्ग को। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है। देखिए यौगिक क्या है दोस्तों, तो यौगिक एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ऐसे कहें तो मिश्रण है। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ इसको कह सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों ना, जो तत्व दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, इनके द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। देखिए क्लोरीन HCl ये तत्व है, यह यौगिक नहीं है, ये सिर्फ एक तत्व है। जल H2O, ठीक है, यह क्या है दोस्तों, यह आपका यौगिक है। अमोनिया NH3 ये भी क्या है, यौगिक है। अमोनिया NH3 ये भी क्या है, यौगिक है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये भी क्या है, यौगिक है। लेकिन क्लोरीन क्या है दोस्तों, एक तत्व है। याद रखिएगा क्लोरीन एक तत्व है, बाकी सब क्या है, यौगिक हैं, क्योंकि क्लोरीन एक गैस है और Cl ये क्या है, एक तत्व है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो देखिए जो 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा ये बराबर होता है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ 3.6 गुणे, ठीक है, 10 पे पावर 6 के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, जो किलोवाट घंटा है दोस्तों, ये किसका मात्रक है, तो ये मात्रक है दोस्तों ऊर्जा का। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, किलोवाट घंटा जो है मात्रक किसका है, ऊर्जा का है। जबकि वाट की बात करें तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, और किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति, तो 1 हार्स पावर इसको बोलते हैं। ठीक है, एक अश्व शक्ति में होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट होता है, कितना, एक अश्व शक्ति में। ठीक है, तो देखिए अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा जो अश्व शक्ति है यह मात्रक होता है किसका, यह मात्रक आपका होता है क्षमता का, वैद्युत क्षमता या क्षमता का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे चीज़ें क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल आपके लिए होंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और ये आपके लिए रियल में आपको लगता है कि ये हमारे लिए क्या है, उपयोग के हैं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या है, मैथ के भी आपको बताया हमने पहले भी, मैथ की भी वीडियो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, मैथ भी आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।